पहले नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा? देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो पहले आपकी संस्था थी प्रमुख, वो कौन सी थी आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, और यहाँ पर देखिए जवाब आपका क्या होगा बताइए। तो अगर आपका जवाब यहाँ पे आ रहा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, यानी आंसर जो आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। डी नंबर जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर पहले नंबर का यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? देश की जीडीपी में अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो आपका 8% से अधिक है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर के साथ। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है किस देश के संविधान से लिया गया है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है किस देश के संविधान से लिया गया है? यहाँ पर बताइए जवाब क्या होगा। यहाँ पर जवाब अगर आपका है फ्रांस का संविधान, तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर में आपको जवाब देना है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है 1987 में कहाँ पर हुई थी? यहाँ पर देखिए आपको बताना है इसकी स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं बेंगलुरु में हुई थी। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर आपका। जिनका भी जवाब बेंगलुरु आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बेंगलुरु बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सभी लोगों को देखिए कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न का आंसर देना है, क्या होगा? विश्व वानिकी दिवस, हो सकता है आपने नाम सुना होगा। विश्व वानिकी जो दिवस आपका होता है ये कब मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व वानिकी दिवस आपका कब मनाया जाता है ये कमेंट करके आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का जवाब देना है। जीने के अधिकार की बात करेंगे तो आपका आर्टिकल नंबर आपका क्या होगा? 21। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन आपका चलाया गया था वो कब से कब तक चलाया गया था आपको कमेंट करना है। और ये दोस्तों चलाया गया था आपका 1920 से लेकर 1922 तक, याद रखिएगा 1920 से लेकर 1922 तक आपका ये चलाया गया था। अगला प्रश्न बताइए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए संविधान में मंत्रिमंडल जो शब्द का प्रयोग है केवल एक ही बार 352 के खंड नंबर 3 में किया गया है। इसके अनुसार बताया गया है कि राष्ट्रपति अगर आपातकाल की घोषणा करना चाहते हैं तभी कर सकेंगे जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचित करे। याद रखिएगा आर्टिकल नंबर यहाँ पर क्या होगा? 352 होगा। 360 आप जानते ही होंगे वित्तीय आपात है, राष्ट्रीय आपात है, और यहाँ पर 356 आपका राष्ट्रपति शासन लग जाता है राज्यों में। इस तरीके से आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न बताइए, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, मुहतसिब क्या था आपको बताना है। यहाँ पर जवाब क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं, सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, या लोक आचरण अधिकारी। तो देखिए लोक आचरण अधिकारी था, याद रखिएगा। मुगल प्रशासन में अगर हम बात करते हैं मुहतसिब की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको बताना है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए मौलिक अधिकार आप जानते ही हैं भाग नंबर 3 में है, 12 से लेकर 35 तक है आपके यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का जवाब देना है, यहाँ पे कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर 9 नंबर बताया जा रहा है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, यही आपका मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में आपका है। भाषण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये सब आपके हैं। समानता का आप जानते ही 14 से 18 के अनुच्छेद में बताया गया है। और टोटल आपके 12 से 35 में भाग नंबर 3 में आपका यह आपका मौलिक अधिकार बताया गया है। भाग नंबर 3
और यूएसए से लिया गया। अगला प्रश्न बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार बताना केरल का जो लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है। महिलाओं की संख्या कितना है यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। एक 10 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो 10 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा 1084, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है ना। देखिए कल हमने एक बताया था, प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, वो आपका 29 अगस्त था, ठीक है ना। काफी लोग 29 जुलाई मारे थे। अब देखिए यहाँ पर जब हम वैश्विक बाघ दिवस की बात करेंगे तब ये आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए बताइए, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है ना। गंगा की सहायक नदी नहीं है बताइए। यहाँ पर देखिए सोन है, गोमती है, यमुना है, ठीक है ना। ये तो आपकी तीनों है ही, तो इसका मतलब कौन सी नहीं है, इंद्रावती। इंद्रावती जो होती है गंगा की सहायक नदी आपकी नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी। तो देखिए ये यात्रा जो किया था 518 में किया था। अब 518 देखिए कहाँ पर मिलेगा, 515 से लेकर 520 ईस्वी के बीच। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला विकल्प आपको लगा देना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। भारतीय क्रांति की जो जननी है किसे कहा गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर के साथ। जिनका भी जवाब डी नंबर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। यहाँ पर देखिए 15 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो 15 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका 6 होगा, ठीक है ना। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, बताइए यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए स्वर्णिम जो चतुर्भुज है ना, अच्छा यहाँ पर बोला कि किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 1991 से लेकर 2003 का जो टाइम पीरियड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताइए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर का आपको कमेंट करना है, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर 17 नंबर का देखिए कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए 17 नंबर का देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल देखिए जवाब हमारे विचार चुका है 17 नंबर के मथुरा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, हाँ नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है पंचायती राज, है ना, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जो है किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, कमेंट करिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब दिया जा रहा है 18 नंबर का, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए 243 तो है लेकिन उसमें कौन सा है, जी है। 243 यहाँ पर जी वाला आपको लगाना है, तभी आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर है बताइए। और यहाँ पर बताया जा रहा है झांसी में, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, झांसी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर भी देखिए कमेंट हमारे बीच आ चुका है, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की जो अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा कनाडा से लिया गया। कहाँ से, कनाडा से। इसमें बहुत लोग ग्रेट ब्रिटेन मार देते हैं, तो विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कनाडा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा।
हाँ, यहाँ पर देखिए बताना, ग्रीनलैंड जो है निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ये आपका डेनमार्क हो जाएगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी चल रही है ना, इस सीरीज को जरूर अटेंड करिए क्योंकि काफी सारे प्रश्न आपको एग्जाम में इसी से देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न बताइए, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज हमने प्रश्न बहुत बार कराया है। ये उस समय की बात है जब उस समय प्रधानमंत्री आपके कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना। तो उस समय स्वर्णिम चतुर्भुज क्या था? इसमें भी बहुत लोगों को देखिए कंफ्यूजन होता है। ये जो योजना थी आपकी, जो शुरुआत की गई थी, ये 2001 में हुई थी। इसकी शुरुआत क्या हुई थी? 2001 में हुई थी। और इसका टारगेट था कि, पहले आंसर देख लेते हैं सभी का आंसर क्या क्या आया है। अब देखो यहाँ पर काफी लोगों ने गलती कर दी, है ना, वही चीज हम कह रहे थे। 22 नंबर में देखिए, यहाँ पर 22 नंबर का आंसर काफी लोगों का अलग अलग आ गया है। तो देखो हुआ क्या था कि इसमें क्या था कि 4 प्रमुख महानगर थे, ठीक है ना। 4 प्रमुख महानगर कौन कौन से थे? दिल्ली था, मुंबई था, चेन्नई था और कोलकाता। इनको क्या था कि सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ना था, ठीक है ना। तो उसी को हम कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। कौन कौन से महानगर थे? दिल्ली थे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना थी ना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना थी और महानगरों को जोड़ना था। तो कई लोग क्या करते हैं, महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग लगा देते हैं। रेल मार्ग नहीं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? सबसे पहले किसने किया था आपको बताना है। तो सबसे पहले जो किया था आपका कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल सही आपका होगा, है ना। यहाँ पर बताइए, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? यह अभी आपका रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था यूपीपीसीएस का, उसमें प्रश्न पूछा गया था, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? चलिए यहाँ पर बताइए। तो ये हांगुल नाम का जो हिरण पाया जाता है, यह पाया जाता है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष यहाँ पर बनाया गया आपको बताना है। 25 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को जो बनाया गया, यह आपका बनाया गया था 1974 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान किया था? मतलब कितने वर्ष के लिए प्रारंभ में? तो यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? 26 नंबर का। और 26 नंबर का देखिए यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 वर्ष, ठीक है ना। 15 वर्ष यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 26 नंबर का बहुत लोग 10 वर्ष मार रहे हैं, है ना। 15 वर्ष आपका यहाँ पर होगा, ठीक है ना। 15 वर्ष आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम जो है कब पारित किया गया, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया, है ना। यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो ये आपका कब पारित किया गया था? याद रखिएगा, ये आपका था 1904 में, ठीक है ना। 1904 में भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम आपका पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? देखिए यहाँ पर बताना है किस बजट को काला बजट कहा जाता है। ये हमने कई बार आपको बताया है, ये याद रखिएगा। 1973-74 का जो बजट आपका प्रस्तुत किया गया था वो आपका क्या था? काला बजट। अगला प्रश्न बताइए, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें शामिल थी? स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें शामिल थी? वो आपकी थी 565 थी, याद रखिएगा 565 आपकी रियासतें शामिल थी। अगला प्रश्न बताइए, 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है ना। 22 जुलाई 1947 का जो दिन है क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि वर्तमान जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अंगीकृत किया गया था आपका इसी दिन 22 जुलाई 1947 को। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। सम्राट अकबर का जो मकबरा है ये बताइए किस शहर में स्थित है? सम्राट अकबर के मकबरा की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका आगरा में पड़ता है, आगरा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के जो अधिकार संबंधी जो प्रावधान है वो निर्दिष्ट किए गए हैं? यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का। और 32 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं अनुच्छेद नंबर कौन सा? 41 है। और ये 36 से 51 आप पढ़ते ही है, नीति निर्देशक तत्व है। भाग नंबर 4 आयरलैंड देश से आपके लिए गए हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है 33 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है राइट आंसर क्या होगा? 33 नंबर का सैन्य सीमांकन रेखा, और इसी को हम 38वीं कहते हैं ना, 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ये वाला मार देंगे। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? अब देखो ये प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कब आपका मिला दिया गया, ठीक है ना।
पहले क्या था कि रेल बजट जो है आम बजट से अलग होता था, और सबसे पहले रेल बजट जो है एक दिन पहले आम बजट से पेश किया जाता था, ठीक है ना। और ये जो प्रथा है 1924 में क्या था कि 1924 की कहानी है कि रेल बजट को जो है आम बजट से क्या था आपका अलग कर दिया गया था, और रेल बजट आम बजट से एक दिन पहले होता था। फिर बाद में क्या हुआ कि मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 2016 में इसकी घोषणा कर दी, है ना, और मिला दिया गया 2017 में। 2017 में क्या है, मिला दिया गया, ठीक है ना। तो घोषणा किया 2016 में, और कब मिलाया दिया गया, 2017 में। डेट याद रखिएगा, 2017 में फिर से आपका ये मिला दिया गया है रेल बजट को आम बजट में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नार्वे की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है, तो नार्वे की जो संसद है उसको कहा जाता है स्टार्टिंग, कहा जाता है स्टार्टिंग। आंसर जाएगा बी के साथ। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार अधिनियम पारित किया गया था, कौन सा सुधार अधिनियम पारित किया गया था, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 36 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप बताइए आंसर क्या होना चाहिए 36 का। बिल्कुल सही है, यहाँ पर कह रहे विधवा विधवा पुनर्विवाह, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें आवंटित किए जाने संबंधी जो है प्रावधान किए गए हैं, आपको बताना है किस अनुसूची में, ठीक है ना, किस अनुसूची में आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। 12 अनुसूचियाँ हैं टोटल आपकी, 22 भाग हैं आपके, है ना। और यहाँ पर मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे आपके, तो यहाँ पर 37 नंबर का कह रहे हैं, ए नंबर होगा, चौथी अनुसूची। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका पहला होगा। अगला प्रश्न बताइए। कैगा परमाणु विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, कैगा परमाणु विद्युत केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखिए कर्नाटक में आपका है ये। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताना है इनमें से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई। 2011 में आपको बताना है, ये आपके धर्म है ईसाई, हिंदू, सिख, जैन, और इसमें आपको बताना है सर्वाधिक साक्षरता दर जो है किसमें दर्ज की गई, तो की गई आपकी जैन धर्म में। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और ये जो प्रश्न आपके कंप्यूटर टॉपिक से लिया गया है, स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है, ठीक है ना, किस पीढ़ी के लिए कंप्यूटर के लिए है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए कंप्यूटर में आप जानते हैं पहली पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब हुआ, दूसरी में आपका ट्रांजिस्टर, तीसरी में आपका आईसी वगैरह, है ना, फिर लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल आया आपका, फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल आया 5वीं पीढ़ी में। तो यहाँ पर बोला गया माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी कंप्यूटर के लिए है, तो 40 नंबर का यहाँ पर डी होगा, चौथी पीढ़ी। बिल्कुल सही जवाब है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर देखिए अभी हमने एक प्रश्न पूछा था विश्व वानिकी दिवस, है ना, अभी हमने पूछा था किसी ने जवाब नहीं दिया है, विश्व वानिकी दिवस, ठीक है ना, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, इसका कमेंट आपको करना है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना, और ये आपका मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, कट, कॉपी और पेस्ट ये जो विकल्प हैं किस मेनू में देखने को मिलते हैं, तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगे आपको बताना है। तो ये आपको मिलेंगे एडिट वाले सेक्शन में। ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला यहाँ पर बताइए कौन सा है। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश जिला है वो आपका है ललितपुर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए बृहदेश्वर मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। 44 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये आपका है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार बताइए अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए 46 नंबर का देखिए कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। तो कितने आपके कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, आंसर यहाँ पर आ चुका है, और बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर बताया जा रहा 30, है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 30 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, मध्याह्न भोजन योजना
को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? देखिए मध्याह्न भोजन योजना 1995 में स्टार्ट होती है, लेकिन जो पीएम पोषण योजना इसका नाम बदल दिया जाता है, वो कब नाम बदला गया? तो वो दोस्तों बदला गया 2021 में बदला गया, याद रखिएगा 2021 में आपका बदला गया। अगला प्रश्न बताइए, 2022-23 में आपको बताना है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम यहाँ पर क्या है आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए 2022-23 में अगर हम बात करेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर आप स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की जो प्रवेश परीक्षा का नाम है वो आपका CUET है, कॉमन यूनिवर्सिटी है ना एंट्रेंस टेस्ट, याद रखिएगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे आंसर क्या होगा? CUET आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की है, मान लो प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को है ना, ये पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को 2023 में पद्म श्री सम्मानित किया गया? अब देखिए पद्म विभूषण की बात करेंगे, पद्म विभूषण ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पद्म विभूषण की अगर हम बात करते हैं तो कितने लोगों को मिला है? वो मिला है आपका 6 लोगों को मिला है, ठीक है ना, पद्म विभूषण। और यहाँ पर पद्म भूषण की बात करेंगे, पद्म भूषण की बात करते हैं तो पद्म भूषण मिला है आपका 9 लोगों को मिला है। अगर हम बात करते हैं पद्म श्री को, पद्म श्री कितने लोगों को मिला है? तो पद्म श्री मिला है 91 लोगों को। हमने प्रश्न में पूछा पद्म श्री, आप लोग पद्म भूषण बता रहे हैं है ना, तो पद्म भूषण पद्म विभूषण तो 6 लोगों को मिला है। प्रश्न में ये नहीं बोला गया, बोला गया है कि उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, पुरस्कार मिला है। मुलायम सिंह यादव को तो मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला ही है, तो बात सही है, लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया था कि कितने लोगों को मिला है उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के टोटल 7 लोग हैं है ना। टोटल 91 जो पद्म श्री मिला है अवार्ड, उसमें से 91 आपके हैं। एक आपके विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। ऋत्विक सान्याल को कला के क्षेत्र में मिला है। उमा शंकर पांडे को सामाजिक कार्य में मिला है। मनोरंजन साहू को यहाँ पर मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। राधा चरण गुप्ता को साहित्य और शिक्षा के, और दिलशाद हुसैन को कला में, अरविंद कुमार को माइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है। तो टोटल आपके 7 सदस्य हैं जिन्हें पद्म श्री उत्तर प्रदेश 91 जो लोग हैं उसमें 7 लोग आपके यूपी के हैं। तो यूपी का पूछा गया था, इसलिए प्रश्न बहुत कंफ्यूजन था, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे 6 वाला मार के आएंगे है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, फरवरी 2023 में प्रस्तुत जो बजट है, उत्तर प्रदेश बजट जो है 2023-24 का आकार कितना है? चलिए यहाँ पर बताइए 50 का आंसर क्या होगा? तो देखिए 23-24 का है। अगर हम 22 की बात करते हैं, जो 2022 और 23 में जो बजट मिला था वो आपका था इतना था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ 2023-24 का पूछा है तो आंसर लगाएंगे विकल्प नंबर बी। मान लीजिए बजट जो है पहले 2022-23 में था आपका 6.15 लाख करोड़ रुपए था, अब 6.90 है, यानी ये बढ़ाया गया है, ठीक है ना, 2023-24 में। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? विकल्प नंबर बी। अगर 22-23 का पूछेगा तो ये वाला, 23-24 का पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी। दोनों अच्छे से याद रखिएगा, मान लो गलती से अगर 22-23 पूछ ले फिर क्या करोगे, है ना। दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और 2022 से 23 से बजट आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर आपका यहाँ पर सामवेद होगा, है ना। सामवेद देख लीजिए, सभी का आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, 52 नंबर है, 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताइए। इस फिल्म का देखिए आपको नाम बताना, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है आला मारा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? देखिए भारत के महान्यायवादी के बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो लिखा हुआ है वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, ये बात तो सही है ना। कौन सा सही नहीं आपको बताना है। देखिए लास्ट वाला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, यही आपका गलत है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये वाला कथन आपका सही नहीं दिया गया है, बाकी सब आपके सही है। भारत के साथ कितने देशों की सीमा साझा करते हैं बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? भारत, है ना। भारत के साथ कितने देश, है ना, भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? कितने देश, यहाँ पर लिख लीजिए भूमि साझा करते हैं, ठीक है ना। कितने देश भूमि साझा करते हैं आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर बताया जा रहा है 7, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए,
देखिए 7 देश है ना आपके, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है ना, 7 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? हाँ बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं, बचपन में भी ये, हाँ बिल्कुल सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। बताइए जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को बताइए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है द नेशनल डायट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही होगा। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? बताइए 56 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हाथी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो निर्गम मूल्य होता है वो क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा वो जो मूल्य होता है वो आपका बाजार मूल्य से क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बाजार मूल्य से कम मूल्य। बताइए विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी कौन सी है। तो पहले नंबर की अगर हम बात करेंगे तो पहले नंबर पे आप तो कहेंगे कि पहले नंबर में तो आपकी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है ना, ये पहले नंबर पे आपकी है, ये आपके पहले नंबर पे है। ये आपके कौन से नंबर पे है? ये आपके पहले नंबर पे आपकी है, ठीक है ना, नील नदी है। और दूसरे नंबर पे कौन सी है? दूसरे नंबर पे आपकी अमेजन नदी है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी है? यहाँ लिख दे रहे हैं, दूसरे नंबर पे आपकी अमेजन नदी है, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे आपकी अमेजन नदी है। तीसरे नंबर पे कौन सी है? यांगत्से नदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? पहला ही विकल्प होगा, पहला विकल्प यहाँ पे होगा, ठीक है ना। यांगत्से जो लिखा हुआ यांगत्से, यही वाला ऑप्शन सही है, पहला विकल्प है। अगला प्रश्न बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताइए। यहाँ पर जवाब क्या होगा? इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताना है। तो 60 नंबर का देखिए जवाब यहाँ पर हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं डोवर जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया था, करवाया गया था? तो बताइए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, शालीमार बाग बनवाया गया, जामा मस्जिद बनवाया गया, लाल किला बनवाया गया, बुलंद दरवाजा जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया। तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, आपको बताना है। 62 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो आपातकाल के दौरान लिखा हुआ ना, मौलिक अधिकारों का निलंबन, यही आपका है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल। अच्छा बताइए यहाँ पर आपातकाल के दरमियान कौन से मौलिक अधिकार निलंबन नहीं होते हैं? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कौन कौन से 12 से 35 मौलिक अधिकार पढ़ते हैं ना, भाग 3, तो उसमें बताइए कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो आपके हाँ निलंबित नहीं होते हैं। चलिए यहाँ 20 और 21 बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया है। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? हाँ ना, बताइए कौन सा संबंधित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। 63 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो लिखा हुआ है उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, सही है। उन्हें निर्वासित करके मांडले भेजा गया, ये भी सही है ना। बोला गया कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो तीसरा लिखा हुआ है, वह संविधान के मसौदा समिति के सदस्य आपके थे, ये आपका गलत है, बाकी सब आपके सही है। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? देखिए लाल बाल पाल जानते ही होंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये देखिए शॉर्टकट नाम है, आपको बताना है किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे आपके। तो याद रखिएगा ये आपके थे पंजाब से आपके थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 65 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हैं 6 वर्ष का, बिल्कुल सही है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्तियां हैं? कानून बनाने की विशेष शक्तियां यहाँ पर देखिए आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए जैसे रेलवे, बैंक, रक्षा, इन सब मामलों में ये कौन सा है बताइए? ये आपका आर्टिकल नंबर कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 246 है। याद रखिएगा 246 है आपका आर्टिकल नंबर 246, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा।
अगला प्रश्न बताइए, पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? पाथरू घाट विद्रोह बताना है आपको, ये किससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और यहाँ पर जवाब देखिए हमारे बीच आ चुका है। हाँ देखिए, पाथरू जो घाट है, संघर्ष है, ये दोस्तों किसानों के संघर्ष के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका किसानों का विद्रोह, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर लगा देना है। देखिए, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड आपका हुआ था, उससे 25 साल पहले अगर हम बात करें 1894 में क्या हुआ था कि 100 से अधिक किसानों को अंग्रेजों ने गोली मार दिया था, ठीक है ना। इसी वजह से ये जो आपका है, ये घटना जो है असम के पठारी घाट में हुई थी, तब से इसका नाम पथारू घाट के नाम से जाना जाता है, पथारू घाट। तो आंसर जाएगा किसानों के विद्रोह। अगला प्रश्न बताइए, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? कामरूप के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए 68 नंबर का जवाब बिल्कुल सही बताया जा रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी होगा, असम, है ना। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर है। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों के भूमि से नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। असम बिल्कुल सही है, कामाख्या मंदिर असम बिल्कुल सही है। इनमें से किस आंदोलन का जो नेतृत्व है महात्मा गांधी ने नहीं किया था? अब देखिए कितना आसान प्रश्न है, अगर आप बात करेंगे इसमें से किसका नहीं किया था, तो आप कहेंगे पहला ही विकल्प देखिए, है ना, बारदोली सत्याग्रह, यही वाला आपका हो जाएगा, सरदार पटेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला विकल्प आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, संपूर्ण क्रांति का जो नारा ये किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा ये दिया गया था आपका जेपी नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। बताइए, मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जो मिंजर मेला आपका होता है ना, ये आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 72 नंबर का आपका सी नंबर है, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? देखिए भारत के बाहर की बात हो रही है, और भारत के बाहर आपको पता ही होगा, है ना, यहाँ पर आपका क्या होगा, गदर पार्टी, है ना, बिल्कुल सही है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर के साथ, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। देखिए 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का देखिए आपका यहाँ पर हुआ था स्थापना। तो आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा, सैन फ्रांसिस्को जगह है कहाँ पे, अमेरिका में। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है? अब देखिए यहाँ पर जो सुनने वाली जो आवृत्तियां होती हैं वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं। याद रखिएगा, जब हम 20 किलो हर्ट्ज की बात कहें या 20,000 हर्ट्ज कहें, बात एक ही है। तो जो सुनने वाली जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और जो 20,000 हर्ट्ज, बिल्कुल सही है, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसको हम पराश्रव्य आवृत्ति बोलते हैं। जो अपश्रव्य आवृत्ति होती है जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 74 नंबर का बी नंबर वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मिनिमम आपकी 20 हर्ट्ज होगी और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग यहाँ पर कितने मील की यात्रा थी? ये बहुत बार हमने प्रश्न कराया है, और याद रखिएगा 240 मील की यात्रा थी। कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है? यहाँ पर आपको बताना है। 76 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, कितने मेगाबाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं? तो याद रखिएगा आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका 1024। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट यानी पुराना क्रमांक है, इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग अगर फर्स्ट की बात करेंगे, इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? तो याद रखिएगा दिल्ली और अटारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर आपका सही है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है 78 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं सी नंबर, मिहिर भोज, बिल्कुल सही है ना। 78 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका सही है। राज्य का राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? देखिए राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल आपका 123 है, ये राष्ट्रपति का है। अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 213 है, ये आर्टिकल के तहत ही अध्यादेश जारी होता है, याद रखिएगा। और 79 नंबर का यहाँ पर आप बताइए क्या होगा,
कह रहे हैं केवल राज्य विधानमंडल का जब अवकाश काल चल रहा होगा तभी ये अध्यादेश लाया जाता है, ठीक है ना। अध्यादेश तभी लाया जाता है जब आपका सत्र नहीं चल रहा होता है संसद का, विधानसभा विधानमंडल का, है ना। छुट्टियां अवकाश काल में ही अध्यादेश लाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है। हाँ, यहाँ पर देखिए पंचायती राज संस्थाओं में अगर हम मध्यवर्ती स्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जल्दी से कमेंट करिए, 80 नंबर के यहाँ पर क्या होगा। देखो पंचायत समिति बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, जिसे आप ब्लॉक समिति भी कहते हैं, तालुका पंचायत भी कहते हैं, है ना, कई सारे नाम है। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करती है पंचायत समिति। पंचायत समिति को तालुका पंचायत कहिए या ब्लॉक पंचायत कहिए, बात एक ही है ना, मिडिल या बीच का काम करता है, मध्यवर्ती। पहले नंबर पे ग्राम पंचायत, दूसरे पे आपका पंचायत समिति और तीसरे में जिला पंचायत। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया था। 81 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। तो 81 नंबर का जवाब अगर आपका आ रहा है, हाँ 81 नंबर का पहले कमेंट करिए सभी लोग। 81 नंबर का देखिए जवाब काफी लोगों का आ गया है, कह रहे हैं सी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। सी नंबर 2004 है ना, 2004 यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। आप देख सकते हैं संविधान का 89वां संशोधन 19 फरवरी 2004 को लागू हुआ और अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन आपका किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से स्थापित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए गए थे। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, भारत में जो शुतुरमुर्ग हैं ये किस काल में पाए गए थे। तो ये आपके पाए गए थे, हाँ पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। वेब पेज देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपके दिए गए, वेबसाइट, टोरेंट, नेटवर्क या ब्राउजर। अगर आपका जवाब यहाँ पर 83 नंबर पे अगर जवाब ब्राउजर है तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। भारत में पहला समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया था। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, भारत में पहला समाचार जो पत्र है यहाँ पर बताना है किसने शुरू किया था। तो यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी होगा, जेम्स आ हिक्की, है ना, जेम्स आ हिक्की बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। बताइए किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 85 नंबर का बताइए जवाब यहाँ पर क्या होगा। और 85 नंबर का देखिए काफी लोगों का जवाब यहाँ पर आ चुका है। 85 नंबर के यहाँ पर बता रहे हैं 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है, दिवस वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट है उनको हम अलग से वीडियो पे करा देंगे, लेकिन दिवस आपको अच्छे से सब याद होने चाहिए। जो आपके मई, जून, मार्च, ये जो आपके लेटेस्ट है ना, इन महीनों को तो अच्छे से याद ही होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पूछने के चांस रहेंगे। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किस ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक का माना जाता है। किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं को जनक माना जाता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है 86 नंबर का, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, 87 नंबर का आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए लखनऊ जिले की सीमा जो है हरदोई है, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव, इन्हीं जिलों की सीमाओं से स्पर्श करती है। याद रखिएगा, जो बलिया लिखा हुआ है बलिया आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार के द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या अगर 3 लाख से अगर अधिक है तो सरकार के द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, 88 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। और 88 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे वार्ड समिति, बिल्कुल सही है, वार्ड समिति यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। नहीं, नगर समिति नहीं, 3 लाख से अधिक होने पर आपका वार्ड समिति होता है। अगला प्रश्न बताइए, भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बताइए 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको बताना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है 1980 में आपके टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, क्षय रोग किसके कारण होता है? 90 नंबर बताइए। क्षय जो रोग होता है ये किसकी वजह से होता है? ये दोस्तों आपका बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, यानी जीवाणु कह सकते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, आपका विषाणु, प्रोटोजोआ तो आप जानते ही मलेरिया वगैरह जो मादा एनोफिलीज के मच्छर से होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर किस पर आधारित? देखिए प्रथम पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थे आपके, है ना। द्वितीय पीढ़ी की बात करेंगे आपके यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिस्टर पे आपके आधारित थे। और यहाँ पर आईसी पे थे आपके तृतीय पीढ़ी पे, सिलिकॉन चिप्स जिसे आप आईसी कहते हैं। तो याद रखिएगा ये क्रम पूछ लेता है एग्जाम में, तो द्वितीय पीढ़ी का पूछेगा तो ट्रांजिस्टर आपको लगा देना है। यूजीसी ने किस तारीख को भारतीय भाषा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा है? बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, हाँ यहाँ पर देखिए 11 दिसंबर बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है ना। 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस या भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है। याद रखिएगा आंसर आपका यहाँ पर जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पे आपका 11 दिसंबर आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है जो भूटान की सीमा है इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है। यहाँ पर बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 93 का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं उड़ीसा, है ना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। अगला प्रश्न बताइए, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? 15% से अधिक नहीं होगा, बताइए किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? और यहाँ पर आपका आंसर बताइए क्या होगा। 91वां संविधान संशोधन आपका 2003 में। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां पर 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे आपको बताना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर केरल। केरल राज्य में आपके 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? आपको बताना है। 96 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और 96 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है रावी नदी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? चलिए 97 का देखिए आपको बताना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर 97 का बता रहे हैं सरोजिनी नायडू, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो। देखिए भारतीय लगा हुआ, अगर भारतीय न लगा होता तब आपका एनी बेसेंट होता, ठीक है ना। अगर भारतीय पूछेगा तो आपको सरोजिनी नायडू वाला लगाना है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका है लखीमपुर खीरी, आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? 99 का देखिए आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। और यहां पर बताया जा रहा है 99 का आंसर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी कावेरी, बिल्कुल सही है। कावेरी होगा 99 का बी नंबर, काफी लोग ए मार रहे हैं बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, क्या लिखा हुआ है, चिट्टी बाबू। चिट्टी बाबू जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है ना। चिट्टी बाबू की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके कहाँ संबंधित है? दक्षिण भारत की जो कर्नाटक संगीत शैली के सबसे महान, ये आपके वीणा कलाकारों में से एक थे आपके वीणा, है ना। वीणा आंसर लगाएंगे विकल्प नंबर डी, वीणा यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, और जवाब देखिए हमारे बीच आ चुका है, और बिल्कुल देखिए यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है। हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया, यहाँ पे राइट आंसर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी ताम्र पाषाण युग, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ताम्र पाषाण युग जो है नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग करने लग गया था। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित युद्धों पर आपको विचार करना है और उनके काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। देखिए कन्नौज का युद्ध सभी को पता है 1540 में हुआ था,
है ना, 1540 में हुआ था, सभी को पता है, कई बार पूछा भी गया है प्रश्न ये, है ना। यहाँ पर बताइए। और अगर चंदेरी युद्ध की बात करते, ये कब हुआ था? चंदेरी का आपका हुआ था 1528 में हुआ था, ये आपका 1528 में आपका हुआ था। तालीकोटा के युद्ध की बात करेंगे, ये आपका 1565 में हुआ था, तालीकोटा आपका 1565 में आपका हुआ था। अगर हम बात करते हैं चौसा के युद्ध की बात करते हैं, चौसा का आपका हुआ था 1539 में हुआ था, 1539 में हुआ था। अब देखिए मैचिंग करा लीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग देखिए यहाँ पर मैचिंग करा दीजिए, यहाँ पर आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए? पहले आएगा चंदेरी वाला, ठीक है ना, दूसरा पहले आएगा, उसके बाद चौथा आएगा, इसके बाद पहला आएगा, फिर आपका आएगा 1565 वाला, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा वाला सही होगा, है ना। दूसरा वाला यहाँ पर विकल्प बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बताइए सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष जो है कहाँ पर मिले हैं? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के जो अवशेष है कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा सूर्यकोटदा में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और याद रखिए इसका आंसर आपका महाभारत है, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न बताइए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है कब की थी? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? और यहाँ पर देखिए कमेंट आ चुका है, 1919 बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, देश बंधु किसे कहा जाता था? देखिए एक देश नायक है और एक देश बंधु है ना। जब लोक नायक की बात करते हैं तो आपके, हाँ यहाँ पर आपको बताना देश बंधु किसे कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण आपके लोक नायक में हो जाते हैं। देश बंधु की बात करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है ना, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। हड़प्पा के एक बंदरगाह का देखिए यहाँ पर नाम आपको बताना है। ये 2022 में पेट एग्जाम में पूछा गया था, और यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर लोथल बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। यहाँ पर बताइए 108 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, 108 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 108 नंबर का यहाँ पर आंसर आपका होगा अहिंसा, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, 4 विकल्प आपके दिए गए, इनमें से एक आपका सुमेलित नहीं है। पहला विकल्प देखेंगे यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की अगर हम बात करते हैं तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जो आपके हैं वहां यहाँ पर आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होना चाहिए। ज्योतिबा फुले जो लिखा हुआ ये गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमें सेकंड नंबर ही पता चल गया है, तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? बताइए, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान है किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न बताइए, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 111 नंबर में देखिए आपको कमेंट करना है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? और यहाँ पर बताया जा रहा है, चौथे नंबर पे बताया जा रहा है दक्षिण अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण अमेरिका यहाँ पर आपका चौथे नंबर पे। एशिया सभी को पता है पहले नंबर पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, अभी हाल ही में पूछा गया था, रिसेंटली पूछा गया है। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है 112 नंबर का, कह रहे हैं सी नंबर होगा 67.68%, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उनके कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना। देखिए जब इस तरीके के जब प्रश्न आते हैं और इनमें अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन कब आया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न में 4 प्रश्न छिपे होते हैं। अब देखिए क्रिप से प्रस्ताव तो जनरली सभी को पता ही होगा, 30 मार्च 1942 है ना। अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे, वेबल योजना की बात करेंगे, CR फार्मूला आप जानते ही हैं।
है ना। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। सी राजगोपालाचारी फार्मूला, सी राज को शॉर्टकट में बोलते हैं। और यहाँ पर बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए अगस्त प्रस्ताव आपका 1940, क्रिप्स प्रस्ताव आपका 1942, वैवेल योजना की अगर हम बात करेंगे आपका 1945, सीआर फार्मूला आपका है 1944। अब देखिए मैचिंग कराइए, बताइए आंसर क्या होगा। 113 नंबर का देखिए यहाँ पर आपका बता रहे हैं सेकंड और फर्स्ट पहले आएगा, उसके बाद आपका चौथा होगा, फिर आपका तीसरा होगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर भी बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर बताइए ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है, ये कथन किसका है। ये कथन किसका है आपको बताना है। यहाँ पर जवाब क्या होगा, और जवाब बताया जा रहा है स्वामी हरि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। 115 नंबर में आपको जवाब देना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये कब शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा ये जो शुरू हुआ था आपका 12 अप्रैल 2005। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम पी दसी भी था, है ना। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। देव नाम प्रियदर्शनी भी था, है ना, ये है आपका। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। देव नाम प्रियदर्शनी भी था, किसका नाम था। 116 नंबर और यहाँ पर अशोक का था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। देखिए एक और प्रश्न आ गया, इसमें भी चारों डेट आपको पता होगा तभी कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको बताना है इन घटनाओं को देखकर काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपका चयन करना है। अब देखिए गांधी इरविन समझौता है, पूना पैक्ट है, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। 117 नंबर का जवाब देना है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं 17 नंबर का। देखो डी नंबर बता रहे हैं, बहुत लोग डी बता रहे हैं, क्या बात है। सभी लोग डी क्यों बता रहे हैं, डी वाला ऑप्शन आपको कैसे लग गया। देखो गांधी इरविन समझौता आपका जो है ये 5 मार्च 1931 है ना, तो हम 1931 लिख दे रहे हैं। पूना पैक्ट की बात करेंगे आपका 1932 है। ये पूना पैक्ट कब आया था, 1932 में। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो घोषणा की गई थी आपकी, वो आपकी 1929 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था, दांडी मार्च यानी 1930 में। इसी बाद ही आपको शुरू हो जाता है। अब मिला लीजिए, पहले आपका आएगा 3 नंबर, फिर आएगा आपका 4 नंबर, फिर आपका आएगा 1 नंबर, फिर आपका आएगा 2 नंबर। पहला विकल्प होगा, पहला वाला विकल्प है यहाँ पर। देखिए काफी लोग आंसर डी और बी आ रहा था, है ना। तो हमने क्या बताया कि जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो वही कर पाएंगे जिनको डेट वगैरह अच्छे से पता होगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। अब कंप्यूटर में आप देखे होंगे एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है। रिमोट कहाँ से आ गया, ऑप्शन नंबर सी नंबर लगा दीजिए, ये नहीं होता है। कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है। ये सभी अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है। 119 नंबर का जवाब देना है। तो याद रखिएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। आंसर यहाँ पर क्या होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है ना। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपको बताना है और यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है गुजरात। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से यहाँ पर बताइए शैल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है ना। अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, ये भी प्रश्न ने कई बार कराया है। और यहाँ पर आपका आंसर होगा गोंडवाना समूह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है। जरवा जनजाति का पूछा गया है, इसका निवास स्थान कहाँ पर है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। जब भी कभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ऑप्शन दिया हो तो मोस्टली जो सही होने के जो चांस होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश वाला
होगा, केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य होता है उसके आंसर ज्यादा होने के चांस होते हैं, क्योंकि वो दिया क्यों गया, अगर राज्य होता तो फिर केंद्र शासित राज्य दिया ही नहीं होता उसमें। तो यहाँ पर इनको हटा दीजिए, आप इनको हटा दीजिए। अब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार तो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इन दोनों में कोई एक होगा, बताइए कौन सा होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 122 नंबर का विकल्प नंबर डी है, जरवा जनजाति का जो निवास स्थान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब देखिए कर्क रेखा जो होती है भारत के 8 राज्यों से वो गुजरती है, सभी लोग जानते हैं, कई सारी ट्रिकें भी इसकी आपने पढ़ी होगी। अब जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखो 23 नंबर का मिजोरम बता रहे हैं, मिजोरम तो है, मिजोरम है नहीं, बहुत सारी ट्रिक है, मित्र को गमछा मार, इस तरह ट्रिक वगैरह आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पर बताइए 123 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, 123 नंबर का यहाँ पर आपका सी नंबर होगा, मणिपुर, मणिपुर होगा, है ना, मणिपुर होगा, मणिपुर। हाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न बताइए, चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इंद्रावती नदी पर ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। बताइए कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। 125 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है सतलज और काली, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित भारत का नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। बताइए कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, एक प्रश्न हमने बहुत बार कराया है, और आंसर आपका यहाँ पर सही होगा माही नदी। अगला प्रश्न बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ये प्रश्न अभी यूपीएससी में 2022 में रिसेंटली प्रश्न पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। 127 का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, लोक प्रशासन, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। चलिए 128 नंबर का बताइए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, और ये आपका हो जाएगा बेसबॉल। 128 नंबर का देख लीजिए, सभी का सी आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, 128 नंबर का सी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल का जो खेल है बर्लिन में 1936 में पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था, बैडमिंटन जो है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, और सर्बिया का राष्ट्रीय खेल आपका बास्केटबॉल है। अगला प्रश्न बताइए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, तुलबुल जो परियोजना है ये किस नदी पर है। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा झेलम, झेलम यहाँ पे क्या होगा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। देखिए अपवर्तनांक की बात करेंगे, सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे अधिक आपका होता है हीरा का होता है, याद रखिएगा हीरा का सबसे ज्यादा आपका अपवर्तनांक आपका होता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहां से स्थानांतरित करके लखनऊ की गई। यहां पर देखिए 131 नंबर का जवाब देना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहां से स्थानांतरित कर लखनऊ की गई। और यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, और बिल्कुल देखिए यहां पर सही जवाब दिया गया, 131 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है प्रयागराज से, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, इसका नाम प्रयागराज हो गया, प्रयागराज लिखा है तो वही टिक करेंगे। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। यहां पर देखिए आपको बताना है, आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था आपका शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए यहां पर बताइए, संयुक्त प्रांत का जो नाम है बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया था। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया। तो देखिए ये 24 जनवरी 1950 किया गया, इसीलिए देखा होगा आपने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी आपका मनाया जाता है। इसे एक प्रश्न आपका और बन जाता है। अगला प्रश्न बताइए, मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर था।
मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर था? यहाँ पर आपको जवाब देना है। 134 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है, कुषाण होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए 135 नंबर का जल्दी सभी लोग कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए 135 नंबर का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है संथाली, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषा जोड़ी गई? हाँ ना, कौन सी 3 भाषा जोड़ी गई आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए 36 नंबर का जवाब बताया जा रहा है नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? राइट आंसर विकल्प नंबर सी आपका होगा। बहुत लोग ए मार रहे हैं, ए नहीं, सी नंबर आपका सही होगा, 136 नंबर का सी है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हाँ 3 भाषाएं थी ना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 1992 में शामिल किया गया, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बताइए, यहाँ पर कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? सबसे बुद्धिमान स्तनधारी आपको बताना है, 137 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? और बताया जा रहा है डॉल्फिन, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? 138 नंबर का देखिए बताना, यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है नेपाल का, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से किसने बाई कैमरल माइंड के सिद्धांत की शुरुआत की? यहाँ पर देखिए आपको बताना है किसने बाई कैमरल माइंड के सिद्धांत की शुरुआत की। 139 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? और 139 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है बी नंबर, जूलियन जेनेस, है ना, जूलियन जेनेस है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या होगा? यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प आपका लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, है ना। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, और 4 विकल्पों में से एक आपका पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, 3 नहीं है। बताइए कौन सा उत्तर प्रदेश में है? 141 नंबर का, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, समसरपुर पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में आपका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपका वेदांगल पक्षी अभयारण्य लिखा था तमिलनाडु में पड़ता है। घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य की बात करेंगे, ये आपका कर्नाटक में है। जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य की अगर हम बात करेंगे, ये आपका महाराष्ट्र में। ये तीनों याद रखिएगा, इससे भी मान लो का प्रश्न बन गया तो याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, भारत में जो बजट व्यवस्था का आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था? अब देखिए बजट व्यवस्था जो का प्रारंभ हुआ था आपका, ये किस वायसराय के काल में हुआ था आपको बताना है। देखिए पहले आम बजट के साथ रेल बजट भी प्रस्तुत किया जाता था, है ना। तो 1924 में क्या था आपको पता होगा कि रेल बजट आम बजट एक ही साथ होता था आपका, और 1924 पहले रेल बजट होता था, उसके बाद आम बजट। लेकिन 2017 में ये सब आपका फिर से शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। अब आपका अलग अलग आपका नहीं होगा, पहले अलग अलग होता था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 142 नंबर का देखिए बताना, ए नंबर कैनिंग बता रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक, हाँ 2017 मिलाया गया, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा आर्टिकल 41, देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किसे। देखिए यहाँ पर आपको 41 से आपको याद आ गया होगा 36 से 51, और 36 से 51 आपके आते हैं भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 आयरलैंड देश से लिए गए हैं। कौन से सिद्धांत है ये? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक लिखी है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 144 का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और जवाब बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न बताइए, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है,
और यहाँ पर 144 का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है आर्टिकल नंबर 315, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है या नहीं है? अब देखिए किसका निर्णय लेने का अधिकार है, बताइए। 146 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं है? हाँ, लोकसभा अध्यक्ष, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहां पर देखिए आपको बताना है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? देखिए यहां पर बताया जा रहा है उत्तराखंड में, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहां पर देखिए आपको बताना है वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? हाँ देखिए, वातावरण की अगर सबसे गर्म अगर परत की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर आपका होगा थर्मोस्फीयर होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? थर्मोस्फीयर। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे थर्मोस्फीयर देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है क्रूक्स कांच, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, क्रूक्स कांच यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, देश की 15वीं जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू मूलतः किस राज्य से हैं? 150 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मूलतः किस राज्य से हैं? और 150 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है उड़ीसा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका राइट आंसर का। और यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर पहला बताया जा रहा है सालार डी यूयूनी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, है ना। पहला विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? है ना, देखिए उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए जवाब दिया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं सी नंबर होगा, आंध्र प्रदेश में आपका उगादि उत्सव आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उगादि, या इसी को हम संवत्सरी युगादि के नाम से भी जानते हैं, जो लोकप्रिय दक्षिण भारत का एक उत्सव होता है जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों में मनाया जाता है। यह पर्व हिंदी चैत्र के माह के प्रथम दिन आपका मनाया जाता है। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? देखिए आज का जो सेशन है काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्नों को हमने लिया है ना। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको आगे मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 नंबर का जवाब देना है, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, कह रहे हैं बांटो और छोड़ो, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? अब देखिए राज्यसभा की बात हो रही है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा 1/10, है ना। अगर 250 का अगर 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। यानी यहाँ पर 1/10 न देकर इस तरीके से ऑप्शन आपका दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 25 क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? ये प्रश्न हमने कई बार कराया है, और ये आपका जो अनुच्छेद है आपका कौन सा है? 21 नंबर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं आर्टिकल 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन किया गया है। जब आपका देखिए कोई आपका क्या होता है, जब आपका राष्ट्रीय आपात लगता है तो उसमें आपके जो निलंबित नहीं होते हैं, आर्टिकल नंबर 20 और 21। यहाँ पर आप देख सकते हैं संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल नंबर 32 में है। इस तरीके से यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। उपाधियों का अंत जो है आर्टिकल 18 में, यह भी किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। अस्पृश्यता का अंत जो है आपका आर्टिकल नंबर 17 में है। ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया था? भारत सरकार के अर्धसंघीय रूप का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया था?
और 156 का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं कनाडा से लिया गया था, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, 1921 में एडियन लुटियंस ने इनमें से यहाँ पर बताइए किसका निर्माण करवाया था। एडविन लुटियंस की अगर हम बात करेंगे, वो भी 1921 में किसका निर्माण करवाया था, तो आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर इंडिया गेट, है ना। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडविन लुटियंस इंडिया गेट का निर्माण करवाया था और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन भी लुटियंस ने बनाया था, याद रखिएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। लाल किला का निर्माण सभी को पता है, शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न बताइए, दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में पहचान पोर्टल शुरू किया गया है, या निम्न में से किससे संबंधित है। 158 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में पहचान पोर्टल शुरू किया गया है, या निम्न में से किससे संबंधित है। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, काफी लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर जिनका भी जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के सरकारी विद्यालय, राज्य के सरकारी विद्यालय से संबंधित है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। देखिए पहले नंबर पे तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, सभी को पता है ना। दूसरे नंबर पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। यहाँ पर आपसे चौथे नंबर का पूछा गया है और जवाब भी आ चुका है, कह रहे हैं वीवी गिरी होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के थे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। और 160 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं 2007, है ना। 2007 जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। स्वतंत्र भारत की ये तीसरी कृषि नीति है। प्रथम कृषि नीति जो है 1992 में प्रस्तुत की गई थी। दूसरी जो कृषि नीति है वो 2000 में प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय आयोग का जो गठन है आपका 2004 में किया गया है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 161 नंबर का यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। तत्वबोधिनी की स्थापना आपकी 1847 में होती है और इस पत्रिका का जो प्रकाशन होता है तत्वबोधिनी, वो 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। 1860 के दशक में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया और महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। विनय और सुत्त पिटक 162 नंबर का देखिए जवाब बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है गौतम बुद्ध बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में और यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा 163 का। और 163 का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बता रहे हैं, 42वां संविधान संशोधन, बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया। यहाँ पर देखिए आपको बताना है दिल्ली सल्तनत का, हाँ दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर बताइए सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया। ये देखा गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, है ना। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, यहाँ पर देखिए कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। 165 नंबर और 165 नंबर के यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे हैं मंजीरा,
है ना। मंजीरा, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है आपका मंजीरा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंजीरा जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी होती है। अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, नदियों वाला अच्छे से टॉपिक आप क्लियर कर लीजिएगा, इससे एक दो प्रश्न आपके बन रहे हैं। गोदावरी नदी की जो उद्गम है नासिक जिले से त्रिभंग गांव की एक पहाड़ी से होता है। उद्गम मान लो पूछ ले तो त्रिभंग गांव की एक पहाड़ी से होता है, ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, कहाँ से उद्गम होता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। गोदावरी के देखिए सहायक नदियां कौन कौन सी है, पेन गंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, सबरी है, पूर्णा है, वैन गंगा है, प्रवदा है, वर्धा है, ये सब है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ से निकलती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां भीमा है, अमरावती है, कोयना है, पंचगंगा है, घाट प्रभा है, मूसी है, तुंगभद्रा है ना। ये सब आपको याद रखना है कौन किसकी नदियां हैं। अगला प्रश्न बताइए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं लोकसभा, है ना, बिल्कुल सही जवाब है लोकसभा, यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आर्टिकल भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए पूछा गया इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा गया है, बताइए किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 167 नंबर का बताइए। और बिल्कुल सही है, यहाँ पर कह रहे हैं बांस को कहा गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, बांस के पौधे को आपको यहाँ पर ग्रीन गोल्ड कहा गया। अच्छा, राष्ट्रीय जो बांस मिशन की शुरुआत है ना, ये 2006-07 के बजट में आपका किया गया था। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, 168 नंबर का देखिए कमेंट करिए, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कह रहे हैं उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर आपका होगा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है ना। मौलिक अधिकार आपने पढ़ा है 12 से 35 भाग नंबर 3, असंवैधानिक उपचारों वाला आप पढ़ते ही आर्टिकल नंबर 32, आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, अलीगढ़ का ताला आपने देखा होगा बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है अलीगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो क्या है। अलीगढ़ का प्राचीन नाम जल्दी से कमेंट करिए, 170 नंबर क्या होगा। और बताया जा रहा है, कह रहे हैं अनूप शहर, काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहा है ना। अलीगढ़ का यहाँ पर हमने पूछा है आपसे, काफी लोगों का अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है। अलीगढ़ का प्राचीन नाम, है ना, यहाँ पर कोल है, ठीक है ना, कोल है। काफी लोग अनूप शहर मार रहे हैं, एक बार आप सभी लोग चेक कर लीजिए अलीगढ़ का प्राचीन नाम। हाँ कोल है, बिल्कुल सही है। देखिए कोल या कोयल कहते थे, ठीक है ना, कोल है, अनूप शहर नहीं है, कोल होगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। चलिए चलो कोई बात नहीं, है ना, अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, कोल है। अगला प्रश्न बताइए, 2002 में उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस शहर को जैव प्रौद्योगिकी शहर घोषित किया गया था। 2002 में उत्तर प्रदेश में बताइए निम्न में से किस शहर को, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस शहर को, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस शहर को जैव प्रौद्योगिकी शहर घोषित किया गया था। ये किया गया था आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, ए नंबर यहाँ पे आपका सही है 171 का। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। इसमें आपको देखिए बताना है कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। 172 नंबर का यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, और बताया जा रहा है काफी लोग जवाब 21 का ए मार रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपका आर्टिकल नंबर 29 होगा, आर्टिकल नंबर 29 आप देख सकते हैं, आर्टिकल नंबर 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। आर्टिकल 29 याद रखिएगा, धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। और आर्टिकल नंबर 30 में आपका शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का जो सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी। यहाँ पर देखिए आपको बताना है
राइट आंसर क्या होगा 173 का। और ये प्रश्न भी हमने कई बार कराया है। ये लागू किया गया था आपका 1993 में। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, संगाई जो त्योहार है भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई जो त्योहार आपका है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, काफी लोगों का आंसर आ चुका है। और यहाँ पर बता रहे हैं संगाई जो त्योहार है आपका ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? वो राज्य है जिसकी राजधानी आप जानते हैं इम्फाल है। आंसर जाएगा मणिपुर, विकल्प नंबर ए के साथ, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं संगाई त्यौहार पर 2010 से मनाया जा रहा है। और ये जो संगाई है संगाई हिरण के नाम पे रखा गया है, याद रखिएगा। संगाई हिरण जो है मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। और संगाई हिरण एक संकटग्रस्त प्रजाति भी है। निम्नलिखित में से बाण सागर नहर परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए, बाण सागर नहर परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 175 का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। देखिए बफरिंग की समस्या बताई जा रही है। बफरिंग देख लीजिए, और लोगों के फोन में आ रहा है क्या, है ना? बफरिंग की समस्या अगर आ रही है तो बता दीजिए। बताइए, बाण सागर नहर परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं 175 नंबर का, है ना। मिर्जापुर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बहुत लोग सी मार रहे हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बफरिंग नहीं आ रही, तो आप ही को उधर नेटवर्क की समस्या होगी, है ना। बाकी यहाँ से तो क्लियर है। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है हेनरी विवियन डिरोजियो, ऑप्शन नंबर डी के साथ। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है समवर्ती सूची में रखा गया, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी होगा। काफी लोगों का अलग अलग इसमें आंसर आ रहा है। 77 नंबर का बी होगा, ठीक है ना। बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? बताइए, 178 नंबर बताइए। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? यहाँ पर आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है, 1938 में। 1938 देख सकते हैं। यह आपका 52वां कांग्रेस अधिवेशन आपका हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में होता है, गुजरात में है आपका हरिपुरा। और वहीं पे आपके अध्यक्ष चुने गए थे, याद रखिएगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर 1938, यानी बी नंबर था आपका। अगला प्रश्न बताइए, अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री इनमें से कौन थी? अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री इनमें से कौन थी? 179 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है। हाँ, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, मीना कुमारी, मधुबाला और श्रीदेवी और सुचित्रा सेन। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है सुचित्रा सेन, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री सुचित्रा सेन थी। 1963 में सुचित्रा सेन की बंगला फिल्म सात पाके बांध के लिए मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द वीनस क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा मधुबाला को कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अब पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी रौरी को दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है भारत में किसके दौरान हुई थी? अगर हम स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो ये आपकी जो शुरुआत हुई थी भारत में, ये आपकी बंग भंग, है ना, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। 180 नंबर का यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है? 181 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है? 181 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है और बिल्कुल सही जवाब दिया गया पंजाब। बहुत लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश मार रहे हैं, उत्तर प्रदेश नहीं पंजाब होगा। अगला प्रश्न बताइए, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताना है भारत का तीसरा जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तीसरा पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, तीसरा वाला आपको बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहला तो आपका उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल सही है। पहला आपका यूपी में है, दूसरा आपका महाराष्ट्र है। हमने तीसरा पूछा, तीसरा आप कहेंगे बिहार है। तीसरा कौन सा है? बिहार है, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर देखिए कुछ आप पॉइंट को याद कर सकते हैं। तीसरा आपका बिहार है और यहाँ पर पहला आपका उत्तर प्रदेश था, दूसरा महाराष्ट्र था। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम है।
भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा संघीय जो प्रदेश है आपका लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध साम्राज्य की राजधानी पूछा गया है, और यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर भी देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, राजगीर बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ए नंबर होगा। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजगीर थी। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? बताइए, वह एक भारतीय राज्य इनमें से कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? 184 नंबर का देखिए आपको बताना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है 184 का जवाब हमारे बीच आ चुका है। काफी लोगों को जवाब आ गया है, कह रहे पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है, वेस्ट बंगाल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल एकमात्र भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य जुड़ी हुई है। सिक्किम राज्य का अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है भूटान, नेपाल तथा चीन के साथ साझा करता है। सिक्किम को 1975 में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था? बताइए, किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था? यहाँ पर 185 का बताना, तो यहाँ पर आंसर आ चुका है, और यहाँ पर बताया जा रहा है, काफी लोगों को जवाब आ चुका है, कह रहे हैं सरकारिया आयोग, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। देखिए, सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों था। एस सरकारिया की अध्यक्षता में गठित 1983 में केंद्र राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग अब तक केंद्र राज्य संबंध पर गठित सबसे महत्वपूर्ण आयोग आपका है। देखिए, श्री कृष्ण समिति की स्थापना 2017 में, मलिमल समिति गठन 2000 में आपका हुआ था। इस तरीके ठक्कर आयोग की स्थापना आपकी 1984 में हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए, देखो एक प्रश्न पूछा गया था, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी आपकी हत्या हुई थी, तो कौन सा यहाँ पर आयोग की गठन किया गया था? तो आपका था ठक्कर आयोग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। बताइए, वो कौन सी नदी है जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है? 186 का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, कह रहे नर्मदा नदी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ये बांध सर्वाधिक जलाशय क्षमता वाला भारत का बांध है। राजस्थान नहर का नाम इंदिरा नहर रखा गया। राजस्थान नहर का नाम क्या है? इंदिरा नहर है। इंदिरा नहर को राजस्थान का जीवन रेखा या मारूगंगा भी कहा जाता है। इंदिरा सागर बांध की जो नींव है 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आपका स्थित है। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की संस्थापना किसने की थी? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा 187 का। और 187 का देखिए काफी लोगों का जवाब आ चुका है ना। देखिए यहाँ पर काफी लोग इस प्रश्न में गलतियां कर देते हैं। यहाँ पर हमने पूछा है संस्थापना यानी स्थापना किसने की थी, है ना। स्थापना किया था आपका 187 नंबर में आपका था बिपिन चंद्र पाल। और यहाँ पर संपादक जो संपादन किया था आपका अरविंद घोष ने। हमने संस्थापना पूछा है, ना कि इसके पत्रिका के संपादक कौन थे, ठीक है ना। तो संस्थापना और संपादक में थोड़ा अंतर हो जाता है, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है बिपिन चंद्र पाल यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल यहाँ पे संस्थापना यानी स्थापना की बात हो रही है ना। संपादन पत्रिका किसने किया था वो नहीं पूछा गया, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, वर्ड ऐसा लिखा ही था। चलो आगे बढ़ते हैं। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? अगर हम पाल साम्राज्य की बात करेंगे तो यह आपका जो पूर्वी कौन से हिस्से संबंधित है? पूर्वी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, संपादक बिल्कुल बात सही है। पाल साम्राज्य यहाँ पर बताइए, देखिए अच्छा पाल साम्राज्य का हो गया। अच्छा एक प्रश्न और बनता है, पाल वंश की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। पाल वंश के संस्थापक का नाम याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आपके कौन है? गोपाल ने किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा धर्मपाल था। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ पर विद्यमान है? चलिए 189 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। जो जाम्बो आपकी खेती होती है वो ग्रामीण जो खेती करने का तरीका कहाँ पर विद्यमान है, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको बताइए। और यहाँ पर बताया जा रहा है नागालैंड, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, लिंगराज मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? लिंगराज मंदिर की अगर हम बात करेंगे, है ना, ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है ना। अगर मान लो राज्य का नाम देगा तो उड़ीसा देगा। अगर मान लो कभी पूछ ले कि लिंगराज मंदिर उड़ीसा के किस शहर में है, तो भुवनेश्वर में। ये भी प्रश्न आपका एक बार पूछा गया था। अगला प्रश्न बताइए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान, आसान प्रश्न है। और अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है कहाँ पर है? आपका कासगंज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है?
यहाँ पर देखिए काफी अच्छा प्रश्न है आपका ये, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, 192 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? हाँ ना, यहाँ पर देखिए 192 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ, कह रहे हैं डी नंबर होगा। काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहे हैं, है ना। चलिए, कह रहे हैं ए नंबर होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा पी ज्योतिमणि, है ना, पी ज्योतिमणि। यहाँ पे आंसर आपका विकल्प नंबर बी है ना, विकल्प नंबर बी है, पी ज्योतिमणि। नाम याद रखिएगा, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक हैं आपके पी ज्योतिमणि। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है तिलोत्तमा तिलोत्तमा सेन निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है? देखिए अभी आपने देखा होगा कि जो आपकी कौन सी 10 मीटर एयर राइफल हुई, एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है आपकी, है ना। तो तिलोत्तमा सेन बताइए किस खेल संबंधित है? 193 का देखिए जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हाँ अभी फरवरी 2023 में ही आपका हुआ था। हाँ, 10 मीटर जो महिलाओं की थी ना आपकी एयर राइफल, उसमें आपका कांस्य पदक जीता है तिलोत्तमा सेन। और यहाँ पर बताया जा रहा, कह रहे हैं शूटिंग होगा, तीरंदाजी मार रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? शूटिंग होगा, ठीक है ना, शूटिंग, विकल्प नंबर बी होगा। चलो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 फरवरी 2023 को मिस्र में आईसीसीएफ विश्व कप काहिरा में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक आपका जीता है। उन्होंने भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक आपका जीता है। अगला प्रश्न बताइए। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? है ना, अकबर ने जो दीन इलाही जो है ये किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 194 का यहाँ पर बताया जा रहा है, 1582। 1582 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा मांसाहारी पौधा है? चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा एक पौधा मांसाहारी पौधा है। 195 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 195 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहा है ना। ड्रोसेरा होता है, याद रखिएगा, ड्रोसेरा आपका मांसाहारी पौधा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका विकल्प नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज मेमोरी है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी बताइए, इनमें से कौन सी होगी? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, 196 के यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, कैश मेमोरी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंट्रोल+D दबाए जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? कंट्रोल+ अगर डी दबाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। 197 का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर बताया जा रहा है, पहला ही विकल्प यहाँ पे आपका सही होगा, जो लिखा हुआ है चयनित स्लाइड की जो प्रतिलिपि होती है यानी डुप्लीकेट क्या करता है? बनाता है। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, 197 नंबर का ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए। और ये वाला प्रश्न देखिए काफी अच्छा प्रश्न है ना, इसको देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है? और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा, है ना। तो बताइए यहाँ पर आपको बताना है कि संशोधन ने ये घोषित किया, ये संशोधन कौन सा था आपको बताना है। तो ये आपका था 198 नंबर का 24वां संशोधन आपका था 1971। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे विकल्प नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था आपका, 24वां संशोधन है आपका 1971 वाला, विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आपका है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार है किसे कहा जाता है? 199 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ चुका है, 199 का यहाँ पर कह रहे हैं, है ना। यहाँ पर BR मेहता, है ना, BR मेहता मतलब बलवंत राय मेहता समिति, है ना, बलवंत राय मेहता समिति। कुछ समितियां आप यहाँ पर दे सकते हैं, पंचायती राज व्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं। हनुमंत राव समिति आपकी 1983 में आती है ना। GV के राव समिति 1985 में, LM सिंधवी समिति 1986 में, बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1970 और थुंगन समिति 89। देखो ये समितियों से भी प्रश्न कई बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, उसमें 4 विकल्प होंगे और उसमें 4 समितियां दे देगा, मतलब मैचिंग कराने के लिए बोल देगा, इसको मिलान करिए कौन सही है कौन गलत नहीं है। तो इन डेटों को याद कर लीजिएगा, काफ़ी प्रश्न इससे बनते हैं आपके, तो एक बार डेट याद रहेगा कौन कौन कब आया है, तो फिर आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में 2023-24 में लघु सिंचाई के तहत नलकूपों के रखरखाव के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में
लघु सिंचाई के तहत नलकूपों के रखरखाव के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, काफी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है। हाँ, यहाँ पर देखिए काफी लोगों का अलग अलग आंसर आया है। यहाँ पर आपका है 1912 करोड़ रुपए है, 1912 करोड़ रुपया है। याद रखिएगा, पहला ही विकल्प आपका सही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 18,688 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 1912 करोड़ रुपए लघु सिंचाई के तहत नलकूपों के रखरखाव के लिए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 754 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए 17,003 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के लिए 1164 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 3,005 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 1,632 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो देखिए, अगर कोई करंट से अगर प्रश्न बनता है, कोई डाटा वगैरह इनके आएंगे तो आप पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि इनमें तुक्का आपका नहीं लग पाएगा, क्योंकि जब तक आप सही से नहीं पढ़े होंगे करंट, फिर आप कर ही नहीं पाएंगे। तो ये बजट वाला जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर कोई मान लो प्रश्न रिपीट होगा बजट से। क्लास है आपकी, विराम देते हैं यहीं से क्लास को। चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दिया।